सभी योगा प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं योग प्रशिक्षक सत्यनारायण जाट और आप देख रहे हैं सत्य योगा। सत्य योगा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। बधाई इसलिए क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश की जो प्राचीन विद्या है योग, ये आज लगभग 177 देशों तक पहुंच गई है। सभी देशों ने इसके महत्व को स्वीकार किया है, लोग इसको जानने लगे हैं, योग को करने लगे हैं और यहाँ तक कि हमारे देश से बाहर भी योगमय जीवन लोग जीने लगे हैं। अब विचारणीय मुद्दा यह है, क्या हम भारतवासी अर्थात हम हिंदुस्तानी क्या योगमय जीवन जी रहे हैं? शायद नहीं। हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश की जो विद्या है, उसको हम जी नहीं पा रहे हैं, हमारे लिए विचारणीय मुद्दा है। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आखिर योग को ही क्यों हम अंगीकार करें। इसलिए अंगीकार करें योग को क्योंकि योग सर्वश्रेष्ठ है। इंसान जीवन में सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त करने की कोशिश करता है और योग सर्वश्रेष्ठ इसलिए क्योंकि इसमें व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है, अर्थात योग का सर्वांगीण विकास होता है। दुनिया में बहुत सी विद्याएं हैं, शारीरिक शिक्षा के ऊपर बहुत सारे लेखक आपको मिल जाएंगे, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के ऊपर भी बहुत सारी चर्चाएं आपको मिलेगी, पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे, लेकिन सबका समावेश एक जगह मुमकिन नहीं है। तो सिर्फ योग है जिसमें हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास। अब बात करते हैं शारीरिक विकास की, क्योंकि हम आध्यात्मिक विकास की या मानसिक विकास तो तभी संभव है जब हमारा शारीरिक विकास होगा। तो शारीरिक विकास की हम बात करते हैं। शारीरिक विकास यानी इस शरीर का विकास। शरीर की बात करते हैं तो शरीर 3 तरह के शरीर हमारे होते हैं। एक हमारा भौतिक शरीर यानी स्थूल शरीर जो हमें दिखाई दे रहा है, एक होता है हमारा सूक्ष्म शरीर और एक हमारा होता है कारण शरीर। भौतिक शरीर यानी कि हमारी जो स्थूल शरीर है, यह हमारा 5 तत्वों से मिलकर बना है। आप सब जानते हैं, धरती, आकाश, वायु, अग्नि और जल, इनसे हमारा जो भौतिक शरीर बना है। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, चेतन और अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर ये चीज़ें आती है। और हमारा जो कारण शरीर है, वो कारण है कि बार बार इस जीवन में हम क्यों आते हैं, इसका कारण क्या है। हमारे जीवन में ऐसी इच्छाएं, अतृप्त इच्छाएं रहती है, वासनाएं रहती है, जिसकी वजह से हमें जीवन जीना पड़ता है या जीवन लेना पड़ता है या हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो शारीरिक विकास के लिए योग में हम क्या करते हैं, शारीरिक विकास में योग के लिए हम आसन करते हैं और जब आसन करेंगे तो आसन से हमें सुख की प्राप्ति होगी। तो जो शारीरिक विकास की हम बात कर रहे हैं, स्थूल शरीर की, तो उसके लिए हम योग में आसन करते हैं। आसन से हमारा शरीर है निरोग रहता है और निरोग रहने से हमें सुख की प्राप्ति होती है। इसी तरह से हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जो जिससे हमारा मानसिक विकास होता है, उसके लिए हम योग में प्राणायाम करते हैं। और जो हमारा कारण शरीर है, जिससे हमारा आध्यात्मिक विकास होता है, उसके लिए हम ध्यान करते हैं। तो इस तरह से हैं, हम जब योग में आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हमारा एक सर्वांगीण विकास होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ये जो शरीर है, इसका विकास कैसे करें, यानी इसको हम निरोग कैसे रखें। हमारा जो शरीर है, इसको भी आप देखेंगे तो इसके अंदर भी 5 परतें हैं हमारे शरीर की। जो हमारा जो स्थूल शरीर है, इसके अंदर 5 कोष है, मतलब 5 भागों में अंदर ये बटा हुआ है। जस्ट उसकी थोड़ी सी आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि हमारा सबसे ऊपर होता अन्नमय कोष, यानी कि जो हम भोजन करते हैं उससे हमारी हड्डी, हमारे मांस, हमारी मांसपेशियाँ, हमारे अंग जो बनते हैं, वो कहलाता अन्नमय कोष, जो हमारे पंचभूतों से मिलकर बना है। जैसा मैंने बताया, धरती, आकाश, वायु, अग्नि और जल। उसी तरह से उसके बाद होता है हमारा प्राणमय कोष, जहाँ हमारे प्राण होते हैं, जहाँ हमारी सांसें होती है। उसके आगे होता है हमारा मनोमय कोष, जहाँ हमारा मन है, जहाँ हमारा मन चिंतन करता है, हमारी भावनाएं उद्वेलित होती है, हमारी भावनाएं काम करती है, वो मनोमय कोष होता है। उसके आगे होता है विज्ञानमय कोष, जहाँ हमारी बुद्धि काम करती है, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ काम करती है। उसके बाद होता आनंदमय कोष, जहाँ हमारे आध्यात्मिक चेतना वहाँ पर सुप्त अवस्था में पड़ी हुई होती है।
तो इस तरह से हमारे शरीर की आंतरिक व्यवस्था है ये। अब बात करते हैं कि हमारा ये शरीर है बीमार क्यों होता है। क्योंकि शरीर को ठीक रखने के लिए इसको निरोग रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा शरीर निरोग कैसे रहेगा? निरोग रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आज का हमारा विषय है, ये है कि आज के वक्त में इस समय में जो हम प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहे हैं, तो हम ऐसी बीमारियों में जकड़ रहे हैं, ऐसी बीमारियां हमें घेर रही है जो पहले कभी नहीं थी, जिसको हम बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज़, यानी कि जीवन शैली या जीवन पद्धति से संबंधित बीमारियां। तो आज का हमारा वीडियो है, ये है कि ये जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हैं, ये बीमारियां क्या है। तो मैं सबसे पहले बताऊं आपको कि ये जो बीमारियां हैं, ये बीमारियां 3 वजह से होती है। आयुर्वेदिक की हम बात करें तो वात, पित्त और कफ के बिगड़ने से या उनका असंतुलन होने से हमारे शरीर में बीमारियां होती है। केवल वात से, वात मतलब वायु, हमारे शरीर में जो वायु विकार हो जाता है तो लगभग 80 तरह की बीमारियां हमें घेर लेती है। उसी तरह से पित्त का मतलब गर्मी, हमारे शरीर में जब गर्मी बढ़ जाती है तो लगभग 40 तरह की बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती है। और इसी प्रकार से कफ मतलब सर्दी से संबंधित बीमारियां 20 तरह की बीमारियां होती हैं जो कफ जनित होती है। तो यानी कि वात, पित्त और कफ के बिगड़ने से, असंतुलित होने से हमारे शरीर में लगभग 140 तरह की बीमारी आ जाती है। तो हमें सर्वप्रथम ये पता होना चाहिए कि हमारा जो शरीर है इसकी प्रकृति क्या है। ये वात प्रकृति का है, पित्त प्रकृति का है या कफ प्रवृत्ति का है, ये हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। चलिए तो हम आज के हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो है कि लाइफ स्टाइल डिजीज़। लाइफ स्टाइल डिजीज़ जो पहले कभी नहीं थी, आज के युग में ये धीरे धीरे बढ़ रही है। बच्चों में, जवानों में, बुढ़े आदमियों में, सभी के अंदर ये बीमारियां आपको पाई जाती है। और इस बीमारियों में सबसे पहले है लाइफ स्टाइल डिजीज़ में जो इनका कारण है, सब बीमारियां यहीं से पैदा होती है। मैं कहूँ कि ये बीज है, वो है तनाव, स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है वो एंग्जाइटी से शुरू होता है, मतलब चिंता से। हम जीवन में जो भी काम करते हैं उससे हमें किसी भी वजह से जो चिंता होती है, वहाँ से इसका जन्म होता है। और वो फिर जब कंटिन्यू रहती है, लगातार वो चिंता बढ़ी रहती है, वो तनाव का रूप ग्रहण कर लेती है। तो तनाव 3 तरह के तनाव होते हैं। एक तो होता है तीव्र तनाव, किसी वजह से हम एकदम गुस्से में आ जाते हैं और तनाव हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में तनाव पैदा हो जाता है। वैसे जो तनाव है ये मानसिक बीमारी है, ये शारीरिक बीमारी नहीं है, मानसिक बीमारी, क्योंकि तनाव हमेशा मस्तिष्क में होता है। तो दूसरा होता है हमारा प्रकरणीय तनाव। जब वो प्रकरण यानी कि वो चीज़ बार बार हमारे सामने आती है या वो विषय बार बार हमारे सामने आता है तो हमें तनाव पैदा होता है। तो जो तीव्र तनाव था उससे इसकी अवधि ज़्यादा होती है। और एक होता है क्रोनिक तनाव, यानी कि आपका तनाव हमेशा बना रहना, ये खतरनाक है। और ये जो क्रोनिक तनाव है यही आगे जाके डिप्रेशन का रूप ले लेता है। तो सबसे पहला लाइफ स्टाइल डिजीज़ में हमारा जो बिंदु है वो तनाव। तो तनाव को योग में किस तरह से हम दूर करें, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि योग कभी भी किसी बीमारी को समूल नष्ट करने का वादा नहीं करता है, क्योंकि योग सिर्फ आपको वो उपाय बताता है जिससे वो बीमारियां हमारे शरीर में पैदा होती है उनके कारण ख़त्म हो जाए, उस कारण तक ये पहुंचाती है, उस कारण को दूर करती है और बीमारियां ऑटोमेटिक हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करती है तो निकल जाती है। तो तनाव के लिए योग क्या कहता है? तनाव में वैसे तो बहुत सारे आसन प्राणायाम योग के अंदर है, लेकिन मैं आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से सिर्फ मैं हर जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ है उसके 2-2 आसन और एक प्राणायाम का आज हम जिक्र करेंगे। वो जो सबसे पहला तनाव में आसन है वो बालासन। जैसे इसके नाम में ही इसका अर्थ है बालासन, यानी कि जिस तरह से एक बालक है वो कभी चिंता में नहीं होता है और हमेशा वो एक पोज में, एक अवस्था में वो बैठा रहता है, तो उसको उसी आधार पर इसका नाम रखा गया बालासन। तो बालासन के लिए जैसे मैं वज्रासन में बैठा हूँ, इसी पोजीशन में आपको बैठना है ये, और धीरे धीरे गहरा लंबा सांस लेके आगे झुकना, सांस छोड़ना ये, और अपने ललाट को ज़मीन से टच करना, हाथों को साइड में इस तरह ज़मीन पर रखना ये, और धीरे धीरे नॉर्मल ब्रीदिंग रखनी है। धीरे धीरे वापस। जब आप आगे झुक रहे हैं तो सांस छोड़ना, और इस स्थिति में आ जाते हैं तो धीरे धीरे सांस लेना, धीरे धीरे सांस छोड़ना। ये सिंपल सा साधारण सा आसन है बालासन।
एक बालक की अवस्था के हिसाब से। बालक एक प्रसन्न रहता है। हम जब आगे झुकते हैं, हमारी मांसपेशियाँ ढीली होती है, लूज होती है और उनके अंदर लचीलापन आ जाता है, जिससे हमारे अंदर शांति पैदा होती है, तनाव दूर होता है। अब इसका जो दूसरा आसन है तनाव दूर करने के लिए, वो है उष्ट्रासन। अब हम आगे झुके, आगे की हमारी मांसपेशियाँ फ्लेक्सिबल हुई है। अब हम पीछे की तरफ मूवमेंट करेंगे, उष्ट्रासन, जैसे इसके नाम से ही विदित है। ऊँट, उष्ट्र का मतलब होता है ऊँट। ऊँट की तरह हमारा शरीर का ये जो पोस्चर हो जाता है, इसलिए इसका नाम उष्ट्रासन रखा गया। उष्ट्रासन के लिए आप घुटनों के बल आ जाएंगे और धीरे धीरे आपके जो हाथ है उनको पीछे ले जाएंगे। जैसे गहरा लंबा सांस लिया, सांस छोड़ने के साथ ही धीरे धीरे पीछे जाएंगे। यहाँ से एड़ियों को पकड़ेंगे, चेस्ट को खींचेंगे ऊपर, आसमान की तरफ देखेंगे, सांस को रोकेंगे, श्वास छोड़ेंगे धीरे धीरे, फिर वापस वज्रासन में। तो ये 2 आसन थे तनाव दूर करने के। आसन बहुत हैं, लेकिन आज हम सिर्फ चर्चा करेंगे 2 आसनों की। अब हम एक प्राणायाम की बात कर लेते हैं। तनाव को दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो प्राणायाम बताया गया है वो नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन यानी हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, उनका शोधन करना यानी कि उनकी शुद्धि करना। शुद्धि किस तरह की जाती है? हम जो श्वास लेते हैं, श्वास अंदर जाते ही वो प्राण वायु में परिवर्तित हो जाता है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये हमारी अंदर शरीर में जाके हमारी जो वायु है वो प्राण ऊर्जा के साथ, प्राण तत्व के साथ मिलके और अलग अलग भागों में बढ़ जाती है और हमारे शरीर का विकास करती है। तो नाड़ी शोधन में हम जो श्वास लेते हैं, यानी कि जो हमारे अंदर जाके प्राण ऊर्जा बनती है, उसका हमें थोड़ा अंदाज़ा होना चाहिए। तो नाड़ी शोधन के लिए, प्राणायाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जब भी हम बैठें, सीधी अवस्था में बैठें, यानी कि हमारी जो रीढ़ है उसको सीधा रखें, नज़र सामने रखें। आपकी जो ब्रीदिंग है, यानी आपका जो सांस लेने का तरीका है वो साधारण रहे। तो नाड़ी शोधन के लिए क्या करते हैं, आप पहले चेक कीजिए कि आप किस प्रकृति के आदमी, यानी कि आप वात, पित्त, कफ में आपके अंदर किस तत्व की अधिकता है, उसका थोड़ा ध्यान रखना है। और इसलिए ध्यान रखना उनका क्योंकि आपकी जो बाईं नाड़ी है जिसको ईड़ा बोलते हैं, तो आपकी जो दाहिनी नाड़ी है जिसको पिंगला बोलते हैं, बाईं नाड़ी से जो श्वास हम शरीर के अंदर ले जाते हैं वो हमारे शरीर को शीतल करती है, यानी कि ठंडा करती है। तो मान लो आप कफ प्रधान है, यानी कि कफ का तत्व आपके शरीर में ज़्यादा है, तो इस नाड़ी का कम इस्तेमाल करें, जिसको ईड़ा कहते हैं और चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। और यदि आप गर्मी तत्व आपके अंदर अधिक है, यानी कि पित्त की प्रधानता आपके अंदर, तो आप सूर्य नाड़ी का इस्तेमाल कम करें। इसलिए आपको अपने शरीर के बारे में थोड़ा अंदाज़ा होना चाहिए कि किस प्रकृति का आपका शरीर। तो देखिए, नाड़ी शोधन के लिए जैसे आप किसी भी एक आसन में, ये सुखासन, हम सुखासन में बैठ के सीधा यहाँ से आपका जो दाहिना हाथ है उसकी दोनों उंगलियां आप यहाँ पर, आपका आज्ञा चक्र होता है, आज्ञा चक्र पे रखिए, अंगूठा दाहिने नाक पर रखिए। पहले आप एक नाक से गहरा सांस लेंगे, धीरे 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 धीरे, और धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे। उसी नाक से लेंगे, उसी नाक से छोड़ेंगे, मतलब एक एक नाड़ी का हम शोधन कर रहे हैं। यहीं से इसी तरह से, मतलब जिस नाड़ी से, जिस नाक से, जिस नासिका से श्वास ले रहे हैं उसी से छोड़ेंगे। ये 5 से 10 बार इस अभ्यास को करें। उसके बाद में फिर दूसरी नासिका से, यानी कि दूसरे नाक से आप श्वास लेंगे, जितना आप गहरा सांस लेंगे उतना ही आपका अंदर का जो सिस्टम है, अंदर का आपकी जो व्यवस्था है श्वास की, वो पूरे शरीर में जाएगी और आपके मन मस्तिष्क को शांत कर देगी। तो नाड़ी शोधन में इससे आगे आप बाएं नाक से श्वास ले रहे हैं, बाएं से छोड़ें, दाहिने से ले रहे हैं, दाहिने से छोड़ें। उसके बाद में श्वास लें, श्वास को रोकें, उसके बाद में श्वास को छोड़ें। ध्यान रखना है, इसमें 1, 4 और 2 का अनुपात होता है, यानी कि 1 सेकंड आप सांस लेते हैं तो 4 सेकंड सांस को रोकें और 2 सेकंड तक सांस को छोड़ें। आप अपनी क्षमता के अनुसार इसको करें। धीरे धीरे गहरा सांस लें, अब सांस को रोकें,
अब श्वास को छोड़ें। इसी तरह से दूसरे नाक से करें। तो इतना नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो आप जब भी तनाव में हो या तनाव में ना भी हों, तो भी आपको नियमित रूप से नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। नाड़ी शोधन, आप जितनी देर तक नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं, उतनी ही आपके अंदर शांति का एहसास होगा। तो ये पहला था तनाव। इसके आगे जब आपका तनाव शरीर में बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपका जो रक्तचाप है वो बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन आपके अंदर हो जाएगा। ब्लड प्रेशर जब आपका बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर, आपको सभी को पता है कि 80/120, यानी कि डायस्टोलिक आपका 80 और सिस्टोलिक आपका 120 होना चाहिए। इससे अधिक यदि आपका ब्लड प्रेशर हो जाता है, आपका जो प्रेशर है ब्लड का ये बढ़ जाता है, तो हम हाइपरटेंशन मानते हैं कि हाइपरटेंशन में व्यक्ति, यानी कि ब्लड प्रेशर उसको हो रहा है। तो जो ब्लड प्रेशर है ये साइलेंट किलर एक बीमारी के नाम से जाने जाते हैं कि साइलेंट किलर है ब्लड प्रेशर। क्यों? आदमी को पता नहीं होता उसके अंदर ब्लड प्रेशर है और धीरे धीरे आदमी मौत की तरफ बढ़ जाता है। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे WHO ने 17 मई को एक विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी मनाना शुरू कर दिया है। आपको पता है कि जब आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको चक्कर आने लगते हैं, सिर दर्द होने लगता है, आदमी मतलब कई तरह की अपने आप का अनईजी फील करता है। तो उच्च रक्तचाप ही हमारी मानसिक बीमारी है। इसके लिए वैसे तो हम सबसे इसमें बेहतर है प्राणायाम, लेकिन फिर भी क्योंकि प्राणायाम से पहले हमारे शरीर की अवस्था ठीक हो, हमारा शरीर निरोग, हमारा शरीर स्वच्छ हो, लचीला हो, इसके लिए मैं आपको 2 आसन सजेस्ट करूंगा। सबसे पहला है वज्रासन। यदि आपके अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो आप वज्रासन में बैठें। ये वज्रासन है, ये पोजीशन वज्रासन की। आप अपना रीढ़ सीधा रखें, हाथ दोनों यहाँ पर रखें, गहराई से सांस लें धीरे धीरे नाक से और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। आप ये इस अवस्था में जितनी देर तक बैठे रह सकते हैं आप ये अवस्था में बैठे रहिए। वैसे बताया जाता है कि वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जिसको हम खाने के बाद भी कर सकते हैं। इससे हमारा डाइजेशन पावर ठीक होता है। हमारा डाइजेशन पावर ठीक रहता है तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। तो आप जब भी आपको मौका मिले, खाने के पहले, खाने के बाद, कभी भी इस आसन को कर सकते हैं। इसमें विशेष करने का कोई तरीका नहीं है। सिंपली ऐसे बैठ के गहरा लंबा सांस लेना है और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। आगे वाला आसन है भुजंग आसन। ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा है तो भुजंग आसन में करने की सलाह देता हूँ। भुजंगासन के लिए आप पेट के बल आ जाएंगे इस तरह से। ये वैसे शवासन होता है, मकरासन होता है ये। तो इस अवस्था से आप यहाँ पर ये तैयारी की पोजीशन है। यहीं से आप धीरे धीरे श्वास लेंगे और कमर से ऊपर वाले हिस्से को आगे उठाएंगे। श्वास ले रहा हूँ मैं, पीछे खींच के रखें पैरों को, श्वास को रोके रखें यहाँ पर। ये धीरे धीरे श्वास छोड़ना, नीचे जाना और यहीं से मकरासन, मतलब ये रेस्ट पे हो जाइए। मकरासन मतलब आपको अगले आसन के लिए तैयार होने का मौका है। ये अपने आप को रिलैक्स करें। तो ये था भुजंगासन। आप इसका 3 से 10-12 जितना भी आप अपना अभ्यास कीजिए। इसके बाद में मैं आपको सलाह दूंगा एक प्राणायाम की, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि ये जो हाई ब्लड प्रेशर है ये मानसिक बीमारी है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसके लिए एक प्राणायाम है, उसका नाम है शीतली प्राणायाम। जैसे इसके नाम में इसका अर्थ निहित है शीतली, वह अंदर से शीतल करता है आपके सिस्टम को। जब आप अंदर सांस जाती है तो आपका जो सारा सिस्टम वो ठंडा हो जाता है, और जब हमारा सिस्टम अंदर से ठंडा हो जाता है तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन आता है। तो शीतली प्राणायाम के लिए हम क्या करें, यहाँ से सीधे बैठ जाएं। ध्यान ये रखना, योग में जब भी आप बैठे हमेशा सीधे बैठे, यानी कि कमर आपकी सीधी हो, बैकबोन आपकी बिल्कुल सीधी हो। तो शीतली प्राणायाम के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे आपकी जो जीभ है उसको बाहर निकाल के इस तरह मोड़ेंगे और फिर अंदर हवा को खींचेंगे, जैसे आप हवा का पान कर रहे हैं, हवा को पी रहे हैं, इस तरह से। और फिर धीरे धीरे नाक के द्वारा श्वास को छोड़ना है। देखिए पूरा,
धीरे धीरे जीभ को बाहर निकाल के मुंह के द्वारा श्वास लेना है। जब आप जीभ से श्वास ले रहे हैं, मतलब जीभ को बाहर निकाल के, तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर धीरे धीरे जो वायु जा रही है वो शीतल करती जा रही है। तो इसको जितनी देर तक आप कर सकते हैं, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट आराम से कीजिए। उसके बाद आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर आप शांति का अनुभव करेंगे। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नीचे आ रहा है, आपका ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो रहा है। तो ये था 2 आसन और एक प्राणायाम, ब्लड प्रेशर को किस तरह से, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को, हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें। जब ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है तो अगली लाइफस्टाइल डिजीज़ है वो हृदय रोग, हार्ट डिजीज़, और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसको मूक महामारी के नाम से भी जाना जाता है। आज आप दुनिया की बात करें तो 235 लोग दुनिया में हर 1 लाख के पीछे इस हृदय रोग की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। और भारत में तो ये आंकड़ा और भी ज़्यादा, 272 लोग हैं जो हृदय रोग की वजह से अपना जीवन गंवाते हैं, यानी कि मौत हो जाती है जिन लोग। तो हृदय रोग के लिए योग के अंदर कुछ आसन करने की सलाह दी गई है। वो आसन आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो हृदय रोग है, यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो काफ़ी कुछ सीमा तक आप उसको नियंत्रण में ला सकते हैं। तो सबसे पहला आसन जो इसके लिए है, अधोमुख श्वान आसन। मैं सलाह दूंगा आपको कि आप नियमित रूप से अधोमुख श्वान आसन करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस पोजीशन में आ जाना है। यहाँ से ये तैयारी की पोजीशन है, यहाँ से आप धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर उठाएंगे और ये, और अपनी बॉडी को पीछे खींचेंगे धीरे धीरे, जितना खींच सकते हैं खींचे। ये घुटने आपके बिल्कुल सीधे रहेंगे, हाथ आपके खींचे हुए, और वापिस धीरे धीरे अधोमुख श्वान आसन। आपने देखा होगा कि जब एक कुत्ता अपने आप को रिलैक्स करता है तो उसका जो पोज है इस तरह से हो जाता है। उसी भेष पे इसका नाम रखा गया अधोमुख श्वान आसन। अगला जो आसन है वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। उसको मैं करने की सलाह दूंगा। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए आप इस तरह से बैठ जाएं और एक किसी भी पैर को, दाहिने पैर को आप पीछे लेके आगे से इसको ऐसे पकड़ना है, दाहिना हाथ है उसको पीछे ले जाए, सांस को रोक रखें, धीरे धीरे वापस। फिर इसी को दूसरी तरफ से करें। ये था अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसके बाद में मैं एक प्राणायाम करने की आपको सलाह दूंगा। आपको यदि मान लो हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम का जो मुख्य कारण है उनमें से एक कारण है आपके अंदर जो आर्टरीज है उनमें ब्लॉकेज आ जाते हैं। ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है और ये ही हमारे जीवन को समाप्त कर देती है कभी कभी। तो उसके लिए एक प्राणायाम है, उसका नाम है कपालभाति। वैसे तो ये कपालभाति को हम प्राणायाम भी ये कहते हैं और ये हमारा षटकर्म की है क्रिया भी है। तो कपालभाति किस तरह से करें? कपालभाति में हमेशा ध्यान रखें, प्राणायाम में हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। इसके अंदर सिर्फ हमें श्वास को छोड़ना और तेज़ी से श्वास को छोड़ना। जिससे क्या कि कहते हैं हमारे जो अंदर के छोटी मोटे जो हमारे जो ब्लॉकेज होते हैं, जो हमारे वो इसी के साथ में हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। हमारी आर्टरीज, हमारी वेन से क्लियर हो जाती है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल होने लगता है धीरे धीरे। तो कपालभाति के लिए किसी भी एक आसन में बैठ जाएं आप। जैसे ये पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, इसके अंदर किसी भी आसन में जो आपको अच्छा लगे, सुखासन में, पद्मासन में, सिद्धासन में बैठ के सामने। कपालभाति के लिए आप इस तरह से बैठिए, नज़र सामने रखिए, कमर सीधी रखिए, श्वास को सिर्फ छोड़ना है। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। तो इस तरह से या कपालभाति प्राणायाम आप जितनी देर तक कर सकते हैं, आपकी जो क्षमता है, आप 2 मिनट 3 मिनट इसको कीजिए और धीरे धीरे कीजिए, जल्दीबाजी नहीं कीजिए। हाँ, ध्यान रखें
कपालभाति प्राणायाम उन लोगों के लिए जो कि पित्त प्रकृति के हैं, यानी कि जिनके अंदर पहले से शरीर के अंदर गर्मी ज़्यादा है या जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, वो इसको ज़्यादा तेज़ी के साथ ना करें, धीरे करें। तो ये था कपालभाति का प्राणायाम। इससे आगे चलते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज़ में। वो भी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, वो है जिसको हम बोलते हैं मधुमेह, डायबिटीज़। आप देखेंगे आज छोटे छोटे बच्चों में भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई है। और हमारे देश की बात करें तो 2020 तक लगभग 46 करोड़ लोग थे इस बीमारी के आगोश में थे। दुनिया में कम से कम 83 करोड़ लोग आज इस बीमारी से ग्रसित हैं। तो बताया जा रहा है कि आने वाले समय में ये इतनी बड़ी महामारी हो सकती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो मधुमेह रोग हमारे शरीर में हमारे शरीर को बीमार तो करता है, ये धीरे धीरे मौत की तरफ ले जाता है। तो हम इस बीमारी से, इस लाइफ स्टाइल डिजीज़ से अपने आप को बचाएं योग के द्वारा। तो इसके अंदर मैं आपको सलाह दूंगा कि इसके अंदर 2 आसन आप करें। एक है मंडूकासन, दूसरा है धनुरासन। तो मंडूकासन करने के लिए आप वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में आ जाएं, अपनी जो मुट्ठी है उसको कुदरती तौर पे बंद करें इस तरह से, और अपने पेट के नाभि के नीचे रखें उनको। यहाँ से धीरे धीरे श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। यहाँ श्वास रोकेंगे, वापस। तो ये था मंडूकासन। मंडूकासन के आगे दूसरा जो आसन है, मैं सलाह दूंगा आपको जिनको मधुमेह की बीमारी यानी जिनको डायबिटीज़ की बीमारी है, वो है धनुरासन। धनुरासन के लिए आप पेट के बल आ जाएं, यहीं से घुटने से पैरों को मोड़ें, हाथों से पकड़ें यहाँ पे, और धीरे धीरे श्वास लेने के साथ में ऊपर उठें। श्वास को रोके रखें, धीरे धीरे वापस यहीं से रेस्ट करें, फिर वापस अपनी मुद्रा। तो 3 से 5 बार धीरे धीरे श्वास लेने के साथ में, ब्रीदिंग के साथ में, प्राणायाम के साथ में इस आसन को करें, धनुरासन को। अब इसके बाद में मैं एक प्राणायाम की सलाह दूंगा, वो है अनुलोम विलोम, जिसको आप सभी लोग जानते होंगे। अनुलोम विलोम में क्या होता है, एक नासिका से श्वास लेते हैं, दूसरी नासिका से छोड़ते हैं, और दूसरी नासिका से सांस लेते हैं, पहले वाली नासिका से छोड़ते हैं। तो यहाँ पर आप तैयारी की पोजीशन है ये, यहाँ पर हम किसी भी एक आसन में बैठ जाएं जो आपको आरामदेह आसन लगे। धीरे धीरे बाएं नाक से सांस लेंगे, धीरे धीरे लेंगे, फिर दाहिनी नाक से छोड़ेंगे, फिर दाहिनी नाक से लेंगे, फिर बाएं नाक से छोड़ेंगे। इसी प्रक्रिया को आप लगातार करें, जितनी देर तक कर सकते हैं आसानी से। तो ये था अनुलोम विलोम, इसका अभ्यास आप लगातार करें। तो मधुमेह जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ है उसको दूर करने के लिए मैंने आपको 2 आसन बताए, मंडूकासन और धनुरासन। ये दोनों सिर्फ इसी ही बीमारी के लिए आप सबसे उपयुक्त आसन है, और अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। आपको पता है कि जो डायबिटीज़ है उसके अंदर आपकी पेंक्रियाज काम करना बंद कर देती है। इनके अंदर जो इंसुलिन निकलता है, वो हार्मोन इंसुलिन वो नहीं होने की वजह से आपका जो शुगर है, ब्लड शुगर है, वो आपके यूरिन के द्वारा बाहर निकलता है, वो हमारे अंदर कमजोरी हो जाती है, और दुनिया भर की आगे की जो बीमारियां हैं वो इसके शुरू हो जाती है। तो लाइफ स्टाइल डिजीज़ का जो आगे वाले डिजीज़ है वो है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। 2022 में बताया गया है कि आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में लगभग 13.5 करोड़ इस बीमारी से ग्रसित है, और अनुमान तो इतना भी लगाया जा रहा है कि 2050 तक हमारी आबादी का 1/3 इस बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। मोटापे में क्या होता है कि आप जो भी भोजन कर रहे हैं, जो भी कैलोरी अंदर ले रहे हैं, वो आपकी स्टोर हो रही है, आप उतना खर्च नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब आप शारीरिक रूप से निष्क्रिय हैं, आपके जो खान पान की जो आदतें हैं वो ठीक नहीं हैं, और हम अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते तो हमारा मोटापा बढ़ता जाता है। मोटापा आप का बढ़ रहा है या नहीं, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी BMI क्या है।
बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई को ज्ञात करने के लिए एक सीधा सा फार्मूला है कि आपका जितना भी वज़न होता है उस वज़न को आप डिवाइड करें हाइट इंटू हाइट मीटर्स के अंदर। जैसे मान लो मेरा 75 केजी वेट है और मेरी हाइट है 175 सेंटीमीटर यानी कि 1.75 मीटर। तो 75 डिवाइडेड 1.75 इंटू 1.75 जो भी फिगर आएगा वो आपकी बीएमआई कहलाती है। यदि आपकी बीएमआई 20 और 25 के बीच में है तो आपका हेल्दी वेट है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन 25 से ऊपर आपकी बीएमआई जा रही है तो आपका मोटापा बढ़ रहा है, ये माना जा रहा है कि आप ओवर वेट हो रहे हैं। और यदि वो बीएमआई 30 से ऊपर जाती है तो आप ओबेसिटी में आ जाते हैं, यानी कि थुलथुलापन आपके अंदर। और वो ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन होती है जिसके अंदर ये माना जाता है कि आपका शरीर में कभी भी एक विनाशक स्थिति आ सकती है। तो अपने आप को बचाएं, अपनी बीएमआई चेक करें और देखें कि आपके अंदर क्या बीएमआई है। तो यदि आप 25 से ऊपर आपकी बीएमआई जा रही है तो अपने आप को कंट्रोल करें। तो जिनके अंदर भी मोटापा है उसके लिए मैं 2 आसन करने की सलाह दूंगा। पहला है पवन मुक्त आसन। जैसे इसके नाम से विदित है, पवन मुक्त यानी कि पवन को, यानी कि वायु को, अंदर आपके अंदर जो विकार है, जो वायु है, गंदी वायु है, उसको बाहर निकालना। जब हमारी वायु गैस बाहर नहीं निकलती है तो हमारे डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है। और डाइजेशन प्रॉब्लम जिस भी व्यक्ति के अंदर होती है निश्चित रूप से धीरे धीरे उसका वजन बढ़ने लगता है। तो सबसे पहला आसन पवन मुक्त आसन। आप इस तरह से लेट गए, ये शवासन। किसी भी एक पैर को आपने बेंड किया, यहाँ से पकड़ा और धीरे धीरे पैर को अपनी तरफ खींचेंगे और नाकों से टच करेंगे, आगे जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस छोड़ दिया, सांस ले लिया। ये कोशिश करना है कि पैर को जितना खींच सके टच करने की कोशिश करें, ये ऊपर नहीं जाएंगे ज़्यादा, खींचे अपने फिर टच करें, फिर दूसरे पैर से खींचे टच करें। फिर दोनों पैरों को बेंड करें, ये फिर रोल करें, ये लगातार करें। इसको 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितना आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके अंदर जो वायु है, जो गैस है, वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इसके ये 2 आसन हो गए, पवन मुक्त आसन और सुप्त वज्रासन। पवन मुक्त आसन। अब हम दूसरा आसन करते हैं, सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन जैसे मैंने आपको बताया, ये वज्रासन है। तो यहीं से, इसी से सुप्त वज्रासन किया जाता है। धीरे धीरे यहीं से हाथों की मदद से पीछे जाएंगे, ये दोनों घुटने मिला के रखेंगे, ये नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे। फिर धीरे धीरे हाथों की मदद से वापस सुप्त वज्रासन। जिनको मधुमेह की, मोटापे की प्रॉब्लम है, उसके लिए आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे इसके लिए मैं एक प्राणायाम की सलाह दूंगा, वो है भस्त्रिका प्राणायाम। आप किसी भी एक क्वेश्चन में आ जाएं, भस्त्रिका। भस्त्रिका में क्या होता है कि आपकी जो श्वास है वो तेज़ी से श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। तो इससे आपके शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती है। जब आपके शरीर के अंदर गर्मी बढ़ेगी तो आपके अंदर जो फैट है, जो चर्बी है, वो जलने लगती है और इससे आपका मोटापा कम होता है। लेकिन ध्यान रखें, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जिनको मतलब हाइपरटेंशन है, वो इसको ना करें, या करें तो बहुत ही धीमी गति से करें। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए हम क्या, किसी भी एक पोजीशन में बैठ जाएं। आप इसमें वज्रासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में भी बैठ सकते हैं, सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं और पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। तो मैं इस आसन में बैठ के इस प्राणायाम को करूँगा, भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम आप तेज़ी से श्वास को लेना और छोड़ना है। आप देखेंगे कि थोड़ी देर के अंदर आपके शरीर में पसीना आ जाएगा और आपका शरीर वार्म अप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो जैसा मैंने बताया, ध्यान रखें, जिनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो इसको ना करें या बहुत स्लो करें, धीमे करें। जैसे
बस सांस लेने का तरीका वही है, गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें। तो ये था मोटापे के लिए, कि जिनके अंदर ओबेसिटी है उनके लिए योग के अंदर कौन से आसन करने चाहिए और कौन सा प्राणायाम करना चाहिए। तो मैंने 2 आसन बताए, पवन मुक्त आसन और सुप्त वज्रासन, और भस्त्रिका प्राणायाम की बात। सबसे वैसे तो लाइफ स्टाइल डिजीज़ में बहुत सारी डिजीज़ है, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लंबा इससे हो जाएगा, तो लास्ट जो इसका है लाइफ डिजीज़ में जो बीमारी है आपकी, वो है अनिद्रा, इंसोम्निया। इंसोम्निया में आप देखते हैं कि अनिद्रा लोगों को आजकल बहुत अच्छी, उनके कहने से लाइफ स्टाइल है, लेकिन नींद नहीं आती है। आप करवटें बदलते रहते हैं, वक्त निकल जाता है, और इससे हमारे शरीर में बहुत सारे विकार हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नींद ना आना। नींद के लिए बताया जा रहा है कि इसे हमारे डाटा बताते हैं कि 93% लोग ऐसे हैं, 93% मतलब 100 में से 93 जो इस किसी न किसी रूप से इससे प्रभावित हैं, उनको पर्याप्त नींद नहीं आती है। और 55% लोग तो इस बीमारी से ग्रसित हैं। हमारे देश में 55% लोग हैं जिनको जो नींद की बीमारी से ग्रसित है। तो अनिद्रा के लिए योग के अंदर मैं आपको एक आसन और एक प्राणायाम और ध्यान करने की सलाह दूंगा। तो सबसे पहला आसन है मार्जरी आसन। मार्जरी आसन जिसके नाम से, मार्जरी मतलब जिसको बिल्ली कहते हैं, कैट पोज, जिसको कैट पोज भी कहते हैं, उसके लिए आप इस पोस्चर में आ जाएं। ये तैयारी की पोस्चर नहीं है, यहाँ से तो गहरा सांस लेंगे, ये सामने देखेंगे, पैरों को ऊपर लेंगे, सांस रुका हुआ है, पैरों को नीचे, सांस छोड़ेंगे और कमर को ऊपर ले जाएंगे, पेट को पिचकाएंगे, अंदर ले जाएंगे, नीचे देखेंगे, फिर सांस लेंगे, पैरों को पीछे से आगे लाएंगे, सामने देखेंगे, सांस रोकेंगे, पैरों को नीचे ले जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, खींचो, कमर को जितना खींच सकते हो खींचो कर। तो इस अभ्यास को, मार्जरी आसन को आप लगातार करें, 5 मिनट 10 मिनट जितना कर सकते हैं। तो जो आपकी अनिद्रा वाली स्थिति है, तो निश्चित रूप से इससे फ़ायदा मिलेगा। इसके आगे मैं एक प्राणायाम की सलाह दूंगा, वो भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी जैसे इसके नाम में ही विदित है, भ्रमर जिसा गुंजन करता है, जो गुंजन करता है उस जैसी आवाज़ इसके अंदर आती है, और ये आपके मस्तिष्क को, आपके अंदर को इतना शांत करता है कि धीरे धीरे आप अंतर्मुखी होने लगते हैं। आप बाहर से अंदर की ओर आपकी यात्रा शुरू होती है। और ध्यान के अंदर जब हम जाते हैं, तो ध्यान के पहले की प्रक्रिया भी यही है कि आपको भ्रामरी प्राणायाम जरूर करना चाहिए। तो जिनको अनिद्रा की समस्या है, वो लोग इसको भ्रामरी प्राणायाम को निश्चित रूप से ज़रूर करें। सोने से पहले आप इस प्राणायाम को करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से आप महसूस करेंगे कुछ दिनों में आपकी जो अनिद्रा की समस्या है वो दूर हो रही है। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से मान लो हम सिद्धासन में बैठे हैं, ये सिद्धासन है, किसी भी एक आसन में बैठ सकते हैं, इसमें जो आपको सुविधाजनक लगे। लेकिन ध्यान रखें हमेशा कमर आपके सीधे रहे, आपकी जो रीढ़ है वो सीधे रखें। यहीं से आपके जो अंगूठे हैं ये कान के अंदर इस तरह से रखें, और आपकी जो अंगुलियां हैं ये 3 अंगुलियां आंखों के ऊपर, एक अंगुली आपकी ललाट के ऊपर। गहरा सांस लेंगे और धीरे धीरे जो आप सांस छोड़ेंगे तो अंदर ओम की ध्वनि पुकारेंगे, गुंजन की आवाज़ आएगी बाहर सुनने वाले को, जैसे भंवरा गुंजन कर रहा। और आप अपना पूरा ध्यान श्वास लेने और छोड़ने के ऊपर रहें, तो आप बाहर की चीज़ों से हट के अंतर्मुखी हो जाते हैं। यहाँ से इस तरह से गहरा सांस लेंगे, यही अभ्यास आपको लगातार करना है जितनी देर तक आप कर सकते हैं। मतलब धीरे धीरे गहराई से सांस भरना है और गुंजन के साथ में आपको सांस को छोड़ना है। तो इससे क्या होता है कि आपको कुछ टाइम बाद में आपको लगेगा कि आप बहुत शांत होते जा रहे हैं अंदर से। जब आप शांत होते जाते हैं उसके बाद में फिर ध्यान में उतरने की सलाह दी जाती है। तो अनिद्रा के लिए मैं सबसे अंत में आपको बोलूँगा कि ध्यान, मेडिटेशन जिसको बोला जाता है, तो मेडिटेशन के लिए आप
किसी भी एक पोज में, जैसे बैठे हुए थे उसमें आप बैठ गए हैं। उसके बाद में आप अपने सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए, आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। चेक करने का सीधा है, आप देखेंगे कि श्वास ले रहे, श्वास छोड़ रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, तो जिस नाक से श्वास तेज़ी से आ रही है इसका मतलब आपकी वो नाड़ी चल रही है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जब आप ध्यान में बैठ रहे हैं तो आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है, क्योंकि आपकी यदि दाहिनी नाड़ी चल रही है तो आपके अंदर गर्मी का आपको एहसास होगा, बाईं नाड़ी चल रही है तो सर्दी का एहसास होगा, और दोनों बराबर सी चल रही है तो आप सुषुम्ना नाड़ी मतलब आपकी चल रही है, और सुषुम्ना नाड़ी में ही ध्यान करना चाहिए। आपकी सुषुम्ना नाड़ी है वो आपके 7 चक्रों से होते हुए गुजरती है। सबसे नीचे आपका जो मूलाधार चक्र होता है, उसके बाद में आपका जो स्वादिष्ठान चक्र होता है, फिर आपका मणिपुर चक्र होता है, अनाहत चक्र होता है, विशुद्धि चक्र होता है, आज्ञा चक्र होता है, सहस्त्रार चक्र होता है। तो ये बताया जाता है ध्यान के अंदर कि आपकी जो यात्रा होती है ये नीचे से ऊपर की ओर होती है। आपकी जो ऊर्जा है एक उसकी अधोगति होती है तो मतलब आपका पतन हो रहा है, उसकी ऊर्ध्व गति होती है इसका मतलब आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपकी जो ऊर्जा है उसका संचार नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए, क्योंकि हमारी मुक्ति ऊपर से होती है, नीचे से नहीं होती। तो हमारी जो ऊर्जा है धीरे धीरे जब ऊपर की ओर बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हमें शांति का अनुभव होगा। तो इसके लिए मैं आपको ध्यान करने के दौरान एक मूलाधार जो हमारा चक्र है उसका मूल बंध बोला जाता है, उसको करने की सलाह दूंगा। मूल बंध में हम क्या करते हैं, हमारा जो गुदा होता है, एनस होता है, उसको हम अंदर की ओर खींचते हैं। खींच के फिर कुंभक की क्रिया करते हैं। कुंभक का मतलब या तो कुंभक क्रिया बाहरी कुंभक क्रिया भी होती है और आंतरिक कुंभक क्रिया भी होती है। तो मतलब आप सांस छोड़ के भी इस क्रिया को कर सकते हैं और सांस लेकर भी कर सकते हैं। ठीक है, सांस लिया, अब एनस को अंदर खींचा। इससे क्या होता है कि अंदर एनस को आप खींचेंगे कि आपकी जो ऊर्जा है अंदर, आपकी जो प्राणवायु ऊपर की ओर बढ़ेगी, आपके चक्रों को छूती हुई। और जब आपके चक्र प्रभावित होते हैं, क्योंकि हमारे जो चक्र हैं इनमें हमारी सारी जीवन की शक्ति पड़ी हुई है। जो चक्र हमारे सुप्त अवस्था में रहते हैं और इनको जागृत करने के लिए हम ध्यान करते हैं। तो ध्यान में हमेशा इन चक्रों से होते हुए आपकी जो मनोस्थिति है ऊपर की ओर आती है, आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर आती है। तो इसके लिए आप सीधा बैठ जाएं। आपकी जो पोजीशन है ये आप ज्ञान मुद्रा में, जो आपकी ये मुद्रा है ज्ञान मुद्रा कहलाती है। इसका भी कोई मतलब है, मतलब इसलिए है कि आपकी जो 5 अंगुलियां हैं, आपके जो 5 तत्व हैं, यानी कि जो हमारे महाभूत जिनको बोलते हैं, जिनसे हमारा शरीर बना है, वो सारे तत्व इन अंगुलियों में मौजूद होते हैं। ये उसका प्रतिनिधित्व करती है। अंगूठे के अंदर अग्नि तत्व होता है, आपकी ये जो तर्जनी अंगुली है इसके अंदर वायु तत्व होता है, आपकी जो मध्यम अंगुली है इसके अंदर आकाश तत्व होता है, आपकी जो अनामिका है इसके अंदर पृथ्वी तत्व होता है, और आपकी जो ये कनिष्ठा है इसके अंदर जल तत्व होता है। तो पांचों शरीर, जो 5 तत्व से हमारा शरीर बना, वो तत्व इन अंगुलियों में मौजूद होते हैं। आप अब ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान के दौरान ये अग्नि तत्व है और ये वायु तत्व है, वायु और अग्नि सम रहेगा तभी हम ध्यान में बैठ पाएंगे। मान लो आपके अंदर अग्नि तत्व की अधिकता है तो आप ध्यान में नहीं, आपको गर्मी का एहसास होगा। वायु तत्व की अधिकता है तो आप बेचैन रहेंगे, आपका मन चंचल होगा। आप ध्यान में देखेंगे कि जो आप श्वास ले रहे हैं उसकी गति है धीरे धीरे कम हो जाती है, और हमारी जो श्वास की गति है धीरे धीरे जब कम होती है तो हमारा जीवन बढ़ता है, हमारे जीवन में खुशियाँ आती है। एक इंसान है वो 14 से 16 बार 1 मिनट में श्वास लेता है। यदि इस 14 और 16 की गति को हम धीमा कर देंगे, नीचे ले आएंगे, तो हमारे जीवन में आप देखोगे कि चमत्कार होने लगते हैं। हमारे जो चक्राज हैं, हमारे जो सब चक्र हैं वो एक्टिवेट होने लगते हैं और आपको एक आनंद की अनुभूति होती है, जो एक ईश्वरीय अनुभूति होती है। तो आप रोज़ाना ध्यान में बैठें और इस चीज़ का अनुभव करें। लोग कहते हैं कि एक ध्यान कैसा होता है, तो ध्यान अनुभव करने की चीज़ है, बताने की चीज़ नहीं है। आप खुद अनुभव करेंगे जब आप ध्यान में बैठेंगे सही तरीके से, तो एक ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ आपको होगी कि आपको का जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, और हमने चर्चा की लाइफ स्टाइल डिजीज़ की। आज के वक्त में जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ है उनको किस तरह से हम नियंत्रण में लाएं, और योग में उसके लिए क्या समाधान है। तो जैसा कि मैं हर वीडियो के अंत में एक मैसेज देता हूँ, एक संदेश देता हूँ, तो आज का स्मृति में रखने वाला मेरा संदेश है कि तन बिगाड़ने वाले भोजन से और मन बिगाड़ने वाले विचारों से
और मनोदशा बिगाड़ने वाले इंसान से हमेशा दूर रहना चाहिए। तब ही जाके हमारा जो योग का मूल उद्देश्य है सर्वांगीण विकास यानी कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए आप अपने विचार ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें और आपने यदि सत्य योगा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खुश रहें, आबाद रहें। और एक बार पुनः आपको 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति।